जो आधार कार्ड है उसको कितना मजबूत और सशक्त प्रमाण पत्र माना जाए, क्या सिर्फ पहचान है या नागरिकता के लिए भी ये मुफीद है, ये बात उठने लगी है। और इसी पर आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जो सीमावर्ती राज्य हैं और सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसी विधानसभा जो जहाँ पर पोरस बॉर्डर है, आवाजाही पर बहुत अंकुश नहीं है, घुसपैठियों की पुख्ता पहचान नहीं है, वहाँ से लगातार सूचनाएं इस तरीके की आ रही थी। और आधार कार्ड से जुड़े हुए फर्जीवाड़े की भी बहुत सारी खबरें आई थी। ऐसे में कोई भी कागज़ उठा के, कोई भी कागज़ आप जुगाड़ से बनाकर, जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी आई हैं, आप उसे सीधा मतदाता सूची से जोड़ने की कोशिश करोगे। अनुच्छेद 325 और 326 केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि भेदभाव न हो, फर्जी मतदान न हो। जिस गंभीरता से कोर्ट ने इस मामले को सुनना शुरू किया है और जितने लचर तर्कों के साथ याचिकाकर्ता पहुंचे हैं, भारत ने भारत की नागरिकता को सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। ऐसा कैसे संभव है कि 200 500 रुपये में फर्जी आधार कार्ड बनाने की घटनाएं हों? दिलचस्प सुनने में, मगर एक चिंता जगाने वाली। एक आदमी के आधार कार्ड पर कुत्ते का फोटो कैसे हो सकता है? ऐसी खबरें भी आई। कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि बिहार की एक महिला के आधार कार्ड में नीतीश जी की फोटो लगी हुई थी। बिजली, पानी, रोजगार, इस सब की संख्या यहाँ के नागरिकों के लिए तो पूरी हो सकती है, उसमें भी चुनौती और प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में बाहर वाले अगर आकर डाका डालेंगे तो लाइन की तो छटनी करनी ही पड़ेगी। और कोई बोलेगा मेरे पास ये कागज़ नहीं है, तो उसको तो ये सुविधा ही माननी चाहिए कि चलो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पिताजी के कागज़ दिखा दो। कागज भी दिखाएंगे और पुरखे भी बताएंगे। काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। ये किसी शेरो शायरी से नहीं चलेगा, ये देश प्रशासनिक व्यवस्था से चलेगा। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के आधार की, यानी आधार कार्ड की, जो हर नागरिक का पहचान पत्र तो है, लेकिन क्या उसे नागरिकता माना जाए, ये सवाल अब उठने लगा है। क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार में अभी हाल ही में मतदाता सूची पुनरीक्षण करने का जो फैसला लिया है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड को नागरिकता माना जाए। लेकिन आधार कार्ड जो एक पहचान पत्र है, उसकी सच्चाई क्या है, उसमें दिक्कतें क्या हैं, और लोकतंत्र के लिए क्या वो खतरे का दरवाज़ा बन सकता है अगर उसे नागरिकता प्रमाण पत्र भी मान लिया जाए? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट ने सुनवाई की, पहली सुनवाई हो चुकी है, जिसके बाद चुनाव आयोग को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा चुनाव आयोग अपने नियमों के हिसाब से काम कर रहा है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसमें हर्ज क्या है। याचिकाकर्ता अपनी दलीलें दे रहे हैं, सुनवाई अभी जारी है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। लेकिन इसके बाद से देश में एक बहस तो छिड़ ही गई है कि आखिर जो आधार कार्ड है उसको कितना मजबूत और सशक्त प्रमाण पत्र माना जाए, क्या सिर्फ पहचान है या नागरिकता के लिए भी ये मुफीद है, ये बात उठने लगी है। और इसी पर आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी से। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना मैंने लंबे डिटेल में बता तो दिया है, सीधे हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो सुनवाई हुई, पहली सुनवाई इस मामले पर हो गई है। जो चुनाव आयोग ने अपना पक्ष वहाँ पर रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय वहाँ पर दी, चुनाव आयोग को जो कहा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसे हम चुनाव आयोग को एक अस्थायी राहत के तौर पे देख सकते हैं? नहीं, चुनाव आयोग को कोई राहत वाली बात के तौर पर देखना शायद अधूरापन होगा दृष्टिकोण का। उसके उलट एक संवैधानिक संस्था है, उसकी एक स्वायत्तता है। वो संस्था संविधान से मिले हुए अधिकारों के तहत काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है। इस बात पर दोबारा मोहर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रक्रिया पारदर्शी है, समयबद्ध है, मतलब उसका टाइम फ्रेम तय है और सबको बराबर मौका देने वाली है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। यानी एक तो चुनाव आयोग के पास ये करने का अधिकार है, और दूसरा प्रक्रिया में तीनों चीज़ें हैं। उसमें समयबद्धता भी है, पारदर्शिता भी है और सबकी भागीदारी का मौका भी है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, तो राहत नहीं है। ये संकेत है कि ठीक बात पे मोहर लगने वाली बात है। संस्था के स्वरूप पर, उसकी संवैधानिकता पर मोहर लगने वाला काम इसमें हुआ है। और
अदालत ने इस बीच में ये भी माना है कि जो तकनीकी एविडेंसेस हैं, तकनीकी साक्ष्य हैं और विरोधाभासी याचिकाएं हैं, उनके बीच में सच की अगर परीक्षा होनी है तो वो सार्वजनिक भागीदारी से ही संभव है और प्रक्रियात्मक रोक लगाने पर कोई ऐसा फैसला देने से नहीं, लोगों की भागीदारी से ही संभव है। ये अदालत ने साफ कर दिया है। हितेश जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर चुनाव आयोग को ये पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? देखिए, जो सीमावर्ती राज्य हैं और सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसी विधानसभा जो जहाँ पर पोरस बॉर्डर है, आवाजाही पर बहुत अंकुश नहीं है, घुसपैठियों की पुख्ता पहचान नहीं है, वहाँ से लगातार सूचनाएं इस तरीके की आ रही थी और आधार कार्ड से जुड़े हुए फर्जीवाड़े की भी बहुत सारी खबरें आई थी। आपको आश्चर्य होगा कि जिस आधार के लिए कुछ लोग उसे वोटर आईडी के तौर पर पहचान देने के लिए बड़ी पैरवी कर रहे हैं कि इसी को मान के इसी के आधार पर आप सूची बना दो और उसी से वोट पड़ने दो, ये सारे वोटर हैं मान लिए जाएं। अगर उस आधार को इतना मजबूत वो प्रमाण मान रहे हैं तो एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ मैं। किशनगंज जिला है, वहाँ हर 100 लोगों में से 126 आधार कार्ड 100 लोगों पर जारी किए गए हैं, मतलब जितने लोग हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड हैं। कटिहार में 123% है, अररिया में 123% है, यानी सीमा पार के लोग शायद इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये सीधा सीधा दिखाई देता है। 100 लोगों पर उससे ज़्यादा आधार कार्ड होने का मतलब क्या है? वोटर लिस्ट में सीधा सीधा सेंधमारी का मामला दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक हो सकते हैं, मगर चुनाव आयोग को तो संविधान ने जो काम दिया वो काम करना ही है ना। ऐसे में कोई भी कागज उठा के, कोई भी कागज आप जुगाड़ से बनाकर, जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी आई हैं, आप उसे सीधा मतदाता सूची से जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा लगता है कि सीधा हमें यहाँ पहले बॉर्डर पार करना है, फिर हमें दस्तावेज कुछ पार करने हैं, फिर एक सीढ़ी लगानी है, मतदाता सूची तक पहुंचना है, उसके आधार पर जनप्रतिनिधित्व को प्रभावित करना है। लोकतंत्र में सेंधमारी लगाने के लिए ये सीढ़ी लगाई गई है, ऐसा चिंताएं थी, उसका इलाज करने के लिए ये चुनाव आयोग ने काम किया है। और शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन ऐसे में जब याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो चुनाव आयोग को चुनौती देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो याचिकाकर्ताओं ने तर्क वहां पर दिए कोर्ट में, क्या उनके तर्क संवैधानिक दृष्टि से ठीक हैं? देखिए तृप्ति जी, ये तर्क लेकर पहुंच जाने की बात अलग है, मगर ये तर्क अधूरे हैं, एक तरफा हैं और आशंकाओं पर, यो भी कहिए संदिग्ध आशंकाओं पर आधारित हैं। अनुच्छेद 14 की बात हुई, 19 की बात हुई, 21 की बात हुई, निजता, समानता और स्वतंत्रता की बात हुई, लेकिन ये अधिकार केवल सत्यापित नागरिकों के हैं, ये बात भूल जाते हैं। ये अधिकार किसके लिए हैं? भारत के नागरिकों के लिए हैं, मगर नागरिकता को स्थापित किए बिना ये अधिकार किसी को भी दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 325 और 326 केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि भेदभाव न हो, फर्जी मतदान न हो, फर्जी मतदान को हटाने की बात है, भेदभाव ना करने की बात है, सुधार की बात है। तो ऐसे लोग जो उन अधिकारों के भी अधिकारी नहीं हैं, उनके दावे को लेकर कुछ लोग पहुंच गए हैं और वास्तव में इस बात की तो जब छान फटक होगी तो उस गुणदोष के आधार पर भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस लंबी खिंचेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस अगर लंबी खिंचेगी तो आपको लगता है कि भविष्य में ये एक बड़ा संवैधानिक विवाद भी बन सकता है? निश्चित रूप से ये विवाद जो है अब ये सिर्फ बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। ऐसा समझ में आता है कि पूरे देश में पहचान, नागरिकता और लोकतांत्रिक सहभागिता की परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन है, उसे नए सिरे से तय करने की राह जो है वो अब निकलेगी। और जब आधार की बात, वोटर आईडी की बात और नागरिकता के बीच स्पष्ट विभाजन को लेकर एक बहस छिड़ेगी तो कोर्ट को नई संवैधानिक दिशा तय करनी होगी। उसमें डेटा सुरक्षा की बात भी आएगी, डिजिटल नागरिकता की बात भी आएगी, मतदाता अधिकारों के संतुलन को स्पष्ट करने की बात भी आएगी। और ये सिर्फ बिहार के चुनाव या बिहार की विधानसभा, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला मामला हो सकता है। और मुझे लगता है कि
जिस गंभीरता से कोर्ट ने इस मामले को सुनना शुरू किया है और जितने लचर तर्कों के साथ याचिकाकर्ता पहुँचे हैं, ये संविधान की जो मौलिक अधिकारों की बहस थी, केशवानंद भारती मामला जैसा था, उस तरीके की बात यहाँ से हो सकती है। भारत ने भारत की नागरिकता को सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। हड़बड़ाहट में कुछ राजनीतिक पालेबंदियों ने अपनी ज़रूरतों से कदम बढ़ाया होगा, मगर एक बड़ी बीमारी जो लगी हुई थी, अब उसका इलाज होने के लिए और इसमें अदालत के भीतर तो मामला चलेगा ही, बाहर बहस भी तेज होगी। वास्तव में आपके संसाधन हैं, आपका जो हक है, उसमें कोई आदमी मुखौटा लगा के डाका डाल रहा है और राजनीतिक दल उसको कुछ लोग छल से, कुछ लोग लोभ से, कुछ लोग अपने हित के कारण उसको प्रश्रय दे रहे हैं, उसको ढाल दे रहे हैं। इस खेल का खुलासा अब पड़ते हटेंगी तो मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय बनने वाला है। हितेश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि एक बड़ा विषय तो बनने वाला है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर देखें कि हम लगातार मीडिया में ये खबरें देखते हैं कि फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी पकड़े गए, रोहिंग्या पकड़े गए और वो सीमावर्ती क्षेत्रों से ही, राज्यों से ही घुस के आते हैं वहाँ पर। और उसके बाद जब इस तरह की बातें उठती हैं कि आधार कार्ड को ही जो है, पहचान पत्र को ही नागरिकता का प्रमाण भी मान लिया जाए, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो अवैध घुसपैठियों को पहचान देने की जो प्रक्रिया है, उन्हें नागरिकता देने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक रिपोर्ट्स हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में अदालत की कार्रवाई में वो रिपोर्ट्स और उन घटनाओं का भी जो ब्यौरा है वो अदालत के सामने निश्चित ही रखा जाएगा, रखा जाना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव है कि 200-200, 500-500 रुपये में फर्जी आधार कार्ड बनाने की घटनाएं हों। ऐसा कैसा संभव है कि किसी मोहल्ले में उतने बालिग लोग नहीं हैं, उतने निवासी नहीं हैं जितने वहाँ के आधार कार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। लंबे समय से मुझे याद है कि देश में जब डिजिटल निगरानी की व्यवस्था शुरू हुई तो बहुत सारे ऐसे मदरसे पकड़ में आए कि जहाँ पर उतने छात्र नहीं थे और इमदाद, मदद, सब्सिडी उनको जा रही थी। उत्तराखंड के बड़े मामले थे, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामले थे। वो छात्र कहाँ गए, वो शिक्षक कहाँ गए? मतलब एक जोंक की तरह से एक सिस्टम के साथ कुछ परजीवी चुपके हुए थे। फर्जी पहचानों के आधार पर, फर्जी नामों के आधार पर वो संसाधनों का शोषण कर रहे थे। अब संसाधनों का शोषण करने वाला जैसा तंत्र वहाँ था, ऐसा ही आधार में भी दिखाई दे रहा है। ये कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम्स में तो फ़ायदा गया होगा इन तक, मगर इससे पता चल रहा है कि अब उनकी इच्छा और बढ़ गई थी कि अब इसे सीधा सीधा वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाए। खाली चावल दाल से काम नहीं चल रहा, अब लोगों के चावल दाल के अलावा उनके मतदान के अधिकार पर भी डाका डालना है। सरकार हो सकता है कि जो राहत वाले कार्यक्रम हैं उसमें कुछ नरम पड़ गई हो, मगर आप चुनाव आयोग से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर कोई पर्ची बनी है दवा के लिए, कोई पर्ची बनी है राशन के लिए, वो लेके पर्ची आप मतदान की कतार में खड़े हो जाओगे और कहोगे कि नहीं इसी के आधार पर ज़रा मेरी बारी यहाँ पर भी आने दो, तो चुनाव ऐसे नहीं होता, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, व्यवस्था ऐसे नहीं चलती। प्रशासन वहाँ पर जो चूड़ी कसना शुरू करता है, वो मुझे लगता है चूड़ी कसने का काम यहाँ से शुरू होगा और संगठित गिरोह जो इसमें काम कर रहे थे वो भी बेपर्दा होंगे। हितेश जी, इससे एक जुड़ा हुआ ये सवाल भी है कि हाल ही में हम याद करिए, अगर लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है, महाराष्ट्र में एक एक्ट्रेस थी, अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी, वो अपना वोटर कार्ड ले जाना भूल गई, वोट डालने गई थी और उसके बाद उन्होंने बवाल मचा दिया था कि जब मेरे पास आधार कार्ड है तो बार बार मुझसे वोटर आईडी क्यों मांगा जा रहा है, ये आधार कार्ड जो है इसी को मान्यता देके मुझे वोट क्यों नहीं देने दिया जा रहा है। सवाल यही है कि जब UIDAI कहता है कि आधार नागरिकता नहीं है, तो फिर उस तरह के ये जो उन्होंने मोहतरमा ने सवाल उठाए थे कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये बताना भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आधार की उपयोगिता क्या है। ये वोटर आई कार्ड का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये देखिए, ये अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बात है। आधी जानकारी है और उसे पूरे से भी ज़्यादा जोर से बताना है। ऐसे ही लोग कल कोर्ट में भी पहुंच जाएं कि बार में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, मगर हमने वकालत पढ़ी है इसलिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जिरह करेंगे। उन्हें बता दिया जाएगा कि आप पढ़े लिखे
होने का दम भले भरते हैं, मगर आप समझदार नहीं हैं, आपको प्रक्रियाओं का पता नहीं है, या फिर मूर्ख की बजाय आप धूर्त हैं। लोगों को, बाकियों को आप मूर्ख समझ रहे हैं। आधार कार्ड का पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य वोट डालने के लिए आपको अधिकृत करना नहीं है, नागरिकता की पुष्टि करना नहीं है। यूआईडीआई बता चुका है, जो आधार को जारी करने वाली केंद्रीय संस्था है, उसने शुरू में ही बताया ये नागरिकता का नहीं है, ये निवास का है। और बिहार में तो एक बात और है कि अनिवासी नागरिकता बहुत सारी है अन्य राज्यों के। वो तो कहते हैं कि वहाँ से अन्य राज्यों में जाते हैं, वहाँ तो उल्टी तस्वीर दिख रही है, वहाँ कम आधार होने चाहिए थे, ये तो फिर 200% तक चली जाएगी बात। तो खेला बड़ा है, उस खेल का खुलासा हो रहा है। क्योंकि आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे बवाल उठते रहे हैं। तब ये भी हमने सीए के दौरान देखा था, कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब आधार कार्ड को अगर आप पहचान पत्र के साथ नागरिकता प्रमाण पत्र मानने की ज़िद कर रहे हैं या बनाने की ज़िद कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी है ना कि नागरिकता के लिए आपको कई दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। क्या दस्तावेज मांगना गरीबों को हाशिए पे डालता है, जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है? देखिए, ये अराजकतावादियों का तर्क है। वो सड़क पे बैठ के भी कहते हैं, राजनीति में आके भी कहते हैं, राज में आना है मगर अराजकता के लिए आना है। उन लोगों को ये बड़ा फैशनेबल स्टेटमेंट लग सकता है, कागज नहीं दिखाएंगे। अरे स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है। और जब इस देश में एक छोटा बच्चा जाता है, आप केजी के बच्चे को जब लेने के लिए उसकी बस से जाते हैं तो माँ बाप को भी आई कार्ड दिखाना पड़ता है। एक बच्चा पेपर देने जाता है तो उसे भी रोल नंबर दिखाना पड़ता है। मनरेगा का एक मजदूर होता है, उसे मनरेगा का जॉब कार्ड दिखाना पड़ता है। तो ये लोग कौन हैं, कौन से मस्खरे हैं, या किस स्वप्न लोक में रह रहे हैं जो कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे? कागज नहीं दिखाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। इसी तरह से ये भ्रम भी फैलाया जाता है कि भाई आप मेरे से मांग रहे हैं, मेरे माता पिता के दस्तावेज मांगने की क्या ज़रूरत है। उसको लोग बताते कि ये तो वो बहुत दमनकारी कदम है। ये दमनकारी है या ये ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो क्यों है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप प्रवासी की बात करते हैं, एक जगह पर कहते हैं कि ये प्रविष्टि नहीं हुई या हमारे कागज़ों में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं तो वंश पुष्टि होगी। ये लाइन कहाँ से चली है? भारत के भीतर से चली है या भारत के बाहर से चल रही है? कितना पुराना खेल है? तो जहाँ पर पहले वेरीफाइड है उस बिंदु से तो आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। ये कनेक्टिंग द डॉट्स की बात है। भारत के नागरिक हैं या कहीं से भी आके कोई बसता गया और काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया, ये किसी शेरो शायरी से नहीं चलेगा। ये देश प्रशासनिक व्यवस्था से चलेगा। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के नागरिक हैं, कहाँ की सुविधाओं और संसाधनों पर आपका हक है। क्योंकि देश में बिजली, पानी, रोजगार, इस सब की संख्या यहाँ के नागरिकों के लिए तो पूरी हो सकती है, उसमें भी चुनौती और प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में बाहर वाले अगर आकर डाका डालेंगे तो लाइन की तो छटनी करनी ही पड़ेगी। और कोई बोलेगा मेरे पास ये कागज़ नहीं है, तो उसको तो ये सुविधा ही माननी चाहिए कि चलो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पिताजी के कागज़ दिखा दो। कागज़ भी दिखाएंगे और पुरखे भी बताएंगे। बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। और अगर गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नागरिकता है आपके पास। गरीब है, गरीब का मतलब मूर्ख है ऐसा तो नहीं है। हाँ, गरीब राशन लेने जाता है, राशन कार्ड लेके जाता है ना, लॉटरी का टिकट लेके तो नहीं जाता, बस का टिकट लेके तो नहीं जाता कि मैं बस का टिकट लेके आया हूँ, मैं गरीब हूँ और बहुत दूर से आ रहा हूँ तो राशन दे दो। नहीं होता। जिसके लिए जो कागज़ है उसको वहाँ पर उस लाइन में वो कागज़ दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म से निकल रहे हो तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, एयरपोर्ट से निकल रहे हो तो हवाई यात्रा का टिकट दिखाना पड़ेगा, साथ में पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। और अगर आप वोट की लाइन में खड़े हो तो बैंक की पर्ची लेकर नहीं खड़े होगे, विड्रॉल स्लिप या कैश जमा करने की पर्ची लेकर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उस लाइन से, क्योंकि आप उसे सादगी या कुपड़ होने के तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये तर्क और ये ज़िद नहीं चलेगी, बाकी लोग भी बताएंगे। और ये काम खाली सरकार का बताना नहीं है, आसपास के लोग भी ठीक करेंगे। और इस मामले में जो संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायालय द्वारा समय समय पर बताई गई बातें, यूआईडीआई की जो टिप्पणियाँ हैं, वो अपने आप में ये स्पष्ट करती हैं कि इसमें मिलावट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी मुझे याद आती है, सुप्रीम कोर्ट की है या हाई कोर्ट की, मगर एक टिप्पणी है चुनाव आयोग के बारे में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में, कि अगर लोकतंत्र एक मंदिर है तो वोटर सूची उसका गर्भगृह है, इसे अपवित्र नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पुनरीक्षण तो होगा ही।
मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण आप बोल रहे हैं होगा ही, क्या ये राजनीति को प्रभावित करेगा, चुनावी राजनीति को? ये छल प्रपंच को प्रभावित करेगा, राजनीति को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मगर जिनकी राजनीति प्रभावित होती है ये निश्चित है कि उनकी राजनीति में छल प्रपंच शामिल है। आप सही लिस्ट के आधार पर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रखते, आपको चुनाव डराते हैं और घुसपैठिए लुभाते हैं। तो ये दो तरह की जो विसंगतियां आपने राजनीति में पैदा की हैं, ये विसंगतियां उनकी राजनीति को ले डूबेगी। व्यवस्था तो व्यवस्था के ढंग से ही चलेगी। आपको क्या लगता है ये प्रक्रिया जो चल रही है इसे और भी पारदर्शी बनाए जाने के लिए ये ज़रूरी भी है, और पारदर्शी बनाए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसमें? बिल्कुल, पारदर्शिता से भरोसा पैदा होता है और पारदर्शिता तकनीक के युग में पहले के ज़्यादा मुकाबले सहज है। उसको हासिल करना, उसको लागू करना, सबके लिए सुलभ बनाना। दस्तावेज़ों की सूची सार्वजनिक की जा सकती है, ऐसे पोर्टल बनाए जा सकते हैं जिन पोर्टल्स पर हर लेवल पर वोटर लिस्ट को ट्रैक किया जा सके। लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका आवेदन किस चरण में है वो देख सकें, ये हो सकता है। BLOs जो हैं उनको डिजिटली ट्रेंड किया जा सकता है कि काम को किस तरीके से करना है, उसमें गलतियों की संभावना घट जाती है। और BLO की भूमिका में जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक बात दिखाई देती है, क्योंकि आज कल में मैं खबर देख रहा था कि कुछ जगह BLO ही इस काम को सीरियसली नहीं ले रहे, गंभीरता से उतना काम नहीं हो रहा। तो आगे चलकर इसमें एक ज़्यादा चुस्त मैकेनिज़्म, ज़्यादा बेहतर पारदर्शी व्यवस्था और उसके साथ ही प्रशिक्षण और AI जैसी चीज़ें भी जुड़ सकती हैं। और आने वाले समय में तो मुझे ये भी लगता है कि BLO की ड्यूटी जैसे टीचर्स को या बाकी महकमों के लोगों को फौरी तौर पर लगा दिया जाता है, इसकी बजाय एक व्यवस्थागत तंत्र ऐसा भी हो सकता है कि इस चीज़ को ठीक रखोगे तो बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। इसलिए उसका चेकिंग मैकेनिज़्म अलग तरीके का बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। और तकनीक में हम आजकल देखते हैं कि बायोमेट्रिक लिंकिंग की बात होती है और दूसरा स्वतंत्र ऑडिट की भी बात उठती है। तो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं इसके? देखिए, इसमें तकनीकी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें संभव भी हैं, मगर वो उतना काम उस तरीके से किया गया क्या? मुझे याद है कि आधार कार्ड से जुड़ी हुई तो ऐसी खबरें भी आई कि आप तो उसमें आँख के कॉर्निया की भी फ़ोटो ले रहे हैं, आइरिस की भी फ़ोटो ले रहे हैं, चेहरे का भी एक आपने चित्र लिया है जिसमें स्ट्रक्चर समझ में आता है, जैसा डिजी यात्रा वगैरह में होता है आपके एक्सेस के लिए। आपके अंगूठे उंगलियों के भी निशान लिए जाते हैं। मगर उसमें भी हमने देखा कि बड़ा एक दिलचस्प सी खबर है, जो दिलचस्प सुनने में मगर एक चिंता जगाने वाली। एक आदमी के आधार कार्ड पर कुत्ते का फोटो कैसे हो सकता है? ऐसी खबरें भी आई। यानी कि कुछ लोग उस पूरी व्यवस्था को धता बताने में लगे हुए अभी थे। कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि बिहार की एक महिला के आधार कार्ड में नीतीश जी की फोटो लगी हुई थी। हाँ, तो इस तरह की जो खबरें हैं एक बार चटखारे लेकर पढ़ी जाती है, मगर उससे ही पता चलता है कुछ लोग काम को, कुछ व्यवस्था को सीरियसली नहीं ले रहे, मगर इसके बहाने पता चल जाता है कि गड़बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है। आपने व्यवस्था तो बनाई है। तो इसलिए सब्सिडीज़ के लिए जब ये कार्ड बनाए गए थे उसमें पुख्ता इंतजाम की कोशिश की गई थी, मगर फिर भी ये पासपोर्ट जैसा नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि आधार को वोटर आईडी जितना मजबूत नहीं बनाना है, वोटर आईडी को पासपोर्ट जितना मजबूत बनाना है, उससे भी मजबूत बनाना है। सबसे मजबूत पहचान इस देश में कोई होगी तो उसका वोटर आईडी कार्ड होगा। वो पासपोर्ट से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा। ये व्यक्ति यहाँ रहता है, इस व्यक्ति का यहाँ जन्म हुआ, इसके परिवार का पुरखों का यहाँ जन्म हुआ। अगर बाहर से आया है तो इसने मंत्रालय से जो उसकी आवश्यकताएं, अर्हताएं वो पूरी की हैं, तब उसको नागरिकता मिली है। नागरिकता का दस्तावेज कोई हंसी खेल नहीं है, इसलिए सबसे मजबूत दस्तावेज होना चाहिए वोटर आईडी कार्ड। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में नागरिकता मिलना यानी वोट का अधिकार मिलना, वोट का अधिकार मिलना मतलब आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।
इसमें क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहा है, जो याचिकाकर्ता भी गए हैं, कि भूमिका को लेकर चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग, आपने जैसे पूरा भी बताया कि बीएलओ का ये काम, बीएलए का, उन्होंने इस पर भी सवाल उठा दिया कि ये काम जो है चुनाव आयोग के, बीएलओ का या उनका चेक करने का काम नहीं, संवैधानिक होना चाहिए। कई तरह के तर्क कोर्ट में दिए गए हैं। ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, और सबसे प्रमुख समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो ये लोग बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़, जैसे सड़क पर रैली को संबोधित करने के अंदाज में कोई भी तर्क को जमाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है। जिस तरह से इस देश में संविधान ने काम बांटे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कस्टोडियन बनाया, उसी तरह से जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का जो तंत्र है पूरा, उसका कस्टोडियन, उसका संरक्षक अगर कोई है तो चुनाव आयोग है। और जो लोग बता रहे हैं, तो आप बताइए कि चुनाव आयोग नहीं करेगा तो ये काम कौन करेगा? कोई छपरा का राजनीतिक दल करेगा इसको? क्यों? मुजफ्फरनगर के कोई गुंडे बदमाश बताएंगे इसको? हरियाणा के लठैत बताएंगे इसको? राजनीतिक पार्टी जो कुनबे से चलाते हैं, कोटरी से चलाते हैं, जो भाषा के आधार पर खेला करते हैं, वो लोग बताएंगे कि चुनाव की जो सूची है वो उनके हिसाब से तैयार की जानी चाहिए? अगर चुनाव आयोग नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? ये उन लोगों को ठीक से बताने का समय है, और वो ठीक दरवाजे पर गए हैं। निश्चित तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। ये सुनवाई थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन जो फैसला आएगा वो देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी है। हितेश जी, आपने इस पर चर्चा की, पूरी जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, हमारे पांचजन्य परिवार का हिस्सा भी हैं, उन्हें ये पूरा मुद्दा ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। और अब जब सुनवाई होगी तो वो भी ध्यान रखेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये देश हित से जुड़ा है, ये उनसे जुड़ा है, भारत की नागरिकता से जुड़ा मुद्दा है। आपने समय निकाला बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।